हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोकास्टिक इफेक्ट एंड डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन को। देखो, हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर पे डिस्कस किया था कि वहाँ पे जो आयनाइजेशन रेडिएशन है वो आयनाइजेशन रेडिएशन जब बॉडी के साथ में इंटरेक्ट करती है तो वहाँ पे किस तरीके से बायोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। उसमें हमने डायरेक्ट रिएक्शन देखी थी, इनडायरेक्ट रिएक्शन देखी थी। जब आयनाइजेशन रेडिएशन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करके वहाँ पे मूविंग आयन्स निकाल देती है, वो फर्दर रिएक्शन करती है, तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली थी। आज हम ये देखेंगे कि ये जो स्टोकास्टिक इफेक्ट है और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है ये भी हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ही हैं, ये भी हमारा बायोलॉजिकल का ही पार्ट है, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन का ही पार्ट है। लेकिन ये जो हमारे इफेक्ट्स हैं, स्टोकास्टिक इफेक्ट है और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है, ये है क्या और किन चीज़ों पे ये वेरी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डोज का क्या रोल है, वो सारी चीज़ों को आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टोकास्टिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। स्टोकास्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन आर दोज बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट अकर बाय चांस। अकर बाय चांस का क्या मतलब है, यहाँ पे बाय चांस क्यों बोला जा रहा है। देखो, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में आपने दो पेशेंट को एक्सपोज किया, ठीक है, दो पेशेंट को आपने एक्सपोज किया सेम रेडिएशन से, ठीक है। एक को उस रेडिएशन से क्या हो गया, बायोलॉजिकल इफेक्ट हो गए, लेकिन दूसरे को नहीं हुए। तो बाय चांस का मतलब यह है कि एक को हो गया, दूसरे को हुआ, या दोनों में से किसी को नहीं हुआ, या दोनों को हो गया, ठीक है। तो इसको यहां पे बाय चांस बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, बाय चांस। जो स्टोकास्टिक इफेक्ट्स हमारे पास में होते हैं ये बाय चांस होते हैं। कैसे होते हैं, बाय चांस होते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है हुज प्रोबेबिलिटी इंक्रीज विद द डोज। लेकिन ये जो बाय चांस स्टोकास्टिक इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर पे अगर आप डोज को इंक्रीज कर दोगे, क्या कर दोगे, डोज को अगर आप इंक्रीज कर दोगे, जो आपने फैक्टर्स दिए हैं अगर आप उसकी डोज को इंक्रीज कर दोगे, तो वहां पे क्या होगा कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी तो आप सब समझते ही होंगे कि इसके कितने होने के चांसेस हैं, उसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो इसके होने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे ये बात हमें समझनी है कि हम ये बोल रहे हैं कि किसी रेडिएशन से बायोलॉजिकल इफेक्ट होने के चांस हैं। क्या है, चांस है। अब वो हो या ना हो उस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। हो भी सकता है किसी को, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर उस एक्सपोजर को, उस डोज को आप इंक्रीज कर देते हो तो यहां पे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब यहां पे अब जो सोमैटिक इफेक्ट होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। जैसे जैसे डोज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे यहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके जो चांस है बायोलॉजिकल इफेक्ट होने के, वो बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई। आगे पे हम बात कर लेते हैं रैंडम इन नेचर। मे और मे नॉट हैपन, इसका मतलब यही है कि ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एट इवन लो डोज। एट इवन लो डोज का क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर आप किसी को लो डोज दे रहे हो, लो डोज भी अगर आपने किसी को दे दी, तो वहां पे भी चांस है कि उसको उस रेडिएशन से, उस एक्सपोजर से, उस लो डोज से उसको चांस है कि सोमैटिक इफेक्ट्स उसको हो जाए या ना भी हो। दोनों फैक्टर्स हमारे पास में है। बात समझ गए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने उसका एक चेस्ट एक्सरे कर दिया, ठीक है, चेस्ट रेडियोग्राफ आपने उसका ले लिया। अब ये चेस्ट रेडियोग्राफ जब आपने उसका लिया तो इससे चांस है, इससे क्या है, मतलब आपने एक बार इसका चेस्ट एक्सरे किया, इससे चांस है कि इसको यहां पे क्या हो जाए, कि इससे इसको यहां पे सोमैटिक इफेक्ट हो जाए। एक चेस्ट एक्सरे की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इन्होंने बोला यहां पे कि लो डोज पे भी हमारे पास में क्या हो सकता है, स्टोकास्टिक इफेक्ट हो सकता है। इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है, ठीक है। चेस्ट रेडियोग्राफ अगर हमने किसका लिया है और एक बार हमने उसका चेस्ट ग्राफ, तो इससे भी हमारे पास में सोमैटिक इफेक्ट्स पेशेंट को हो सकते हैं, लेकिन इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। मान लीजिए इससे एक रेडियोग्राफ, मतलब एक चेस्ट एक्सरे करने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब इससे 99% हमारे चांस है कि इससे पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं होगा। हम ये प्रोबेबिलिटी यहां पे लगा सकते हैं, मतलब कि इसके होने के जो चांसेस है, बायोलॉजिकल इफेक्ट होने के जो चांसेस है वो 99% नहीं है, मतलब 99% इसको यहां पे चांस नहीं है। लेकिन वहीं पे ही अगर यही चेस्ट रेडियोग्राफ आपने किसी का 10 बार कर दिया, क्या कर दिया, 10 बार कर दिया, तो अगर आपने इसका यहां पे 10 बार चेस्ट रेडियोग्राफ कर दिया तो अब चांस है, अब हमारे पास में प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि इसका हो सकता है 50% चांस है कि इसको यहां पे सोमैटिक इफेक्ट्स इससे हो जाए।
क्या हो जाए, सोमेटिक इफेक्ट इसको यहाँ पे हो जाए। हो सकता है भाई, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, क्योंकि एक चेस्ट रेडियोग्राफ से तो हमारे पास में उसको कम डोज लग रही थी। क्या लग रही थी? कम डोज लग रही थी। तो जब कम डोज उसको लग रही थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम थी, उसके होने के जो चांसेस थे वो कम थे। तो हमने वहीं पे बोला कि 99% हो सकता है उसको यहाँ पे सोमेटिक इफेक्ट ना हो, लेकिन 1% चांस था कि इसको एक चेस्ट एक्सरे करने से क्या हो जाए, जो है सोमेटिक इफेक्ट हो जाए। अब वो 100% भी उसको ना हो या किसी को भी ना हो, ठीक है, या किसी को एक को हो जाए या ना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि एट जो हम यहाँ पे लो डोज ले रहे हैं, एट अ लो डोज पे भी हमारे पास में सोमेटिक इफेक्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है रेडिएशन से हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप डोज को इंक्रीज करते हो, उसकी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में आपने कोई सिंगल फोटोन लिया, आपके पास में एक्सरे का कोई सिंगल फोटोन है, इससे भी आपके पास में क्या है, सोमेटिक इफेक्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन पेशेंट को हो सकते हैं। इससे भी यहाँ पे क्या हो सकता है, सोमेटिक इफेक्ट पेशेंट को हो सकता है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इससे भी डीएनए जो है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है, डीएनए यहाँ पे डैमेज हो सकता है। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, सिंगल फोटोन से जो प्रोबेबिलिटी है, ये हमारे पास में बहुत नेग्लिजिबल होगी। सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 99% चांस है कि इसको यहाँ पे ये जो सोमेटिक इफेक्ट है ना हो, 1% चांस है कि हो जाए। अब मैंने यहीं पे बोला ना, मे और मे नॉट हैपन, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई। उसके बाद में नो थ्रेशोल्ड डोज, इवन द स्मॉलेस्ट डोज माइट कोज एन इफेक्ट। दैट मीन कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि इतनी डोज अगर आप पेशेंट को दोगे तभी जाके यहाँ पे हमारे पास में बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट डोज, कहने का मतलब मैंने जैसे आपको बता दिया, अगर कोई आपके पास में सिंगल फोटोन भी है तो सिंगल फोटोन भी यहाँ पे बायोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। बात समझ में आ गई। तो यही हमारे पास में यहाँ पे स्टोकास्टिक इफेक्ट हमें यहाँ पे समझाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सी बात है भाई, जब हमारे पास में कोई एक्सरेज जैसे है, ये एक्सरेज जब डीएनए के साथ में क्या करती है, रिएक्शन करती है, चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में करके करे या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि डायरेक्ट रिएक्शन करे या इनडायरेक्ट रिएक्शन करे, तो इससे हमारे पास में क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए हमारा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अब डीएनए के अंदर पे हमारे पास में क्या है भाई, डीएनए के अंदर पे हमारे पास में, आपको मैंने बताया था, शुगर से बना होता है, फॉस्फेट इसके अंदर पे होता है, नाइट्रोजन बेस इसके अंदर पे होते हैं। अब इसके अंदर पे जो हमारे बेस होते हैं, वो बेस हमारे पास में क्या होते हैं, आप सबको पता है कि ये हमारे पास में ATG और C, ये हमारे पास में ऐसे ये होते हैं, बेस हमारे पास में है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में जो जीन्स हमारे पास में होते हैं वो यही डिस्क्राइब करते हैं कि इससे हमारे पास में जो जनरेशन होगी उसका कलर टोन क्या होगा या उसके हेयर कैसे होंगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास में ये जो बेस होते हैं इन पे ही डिपेंड करता है। अब क्या होता है, जब एक्सरे आयनाइजेशन रेडिएशन हमारे पास में डीएनए पे लगती है, उसको डैमेज करती है, तो इसके अंदर पे वो हो सकता है कि सिंगल जो स्ट्रैंड है उसको ब्रेक कर दे। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे जो डीएनए का हमारा एक जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हो सकता है कि वो सिंगल ब्रेक कर दे, मतलब एक इस स्ट्रैंड को तोड़ दे, या इसको दोनों को भी तोड़ सकती है, ठीक है ना। तो एक सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो सकती है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो सकती है, तो दोनों ब्रेक हो सकती है। अगर सिंगल होती है तो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं, वो अच्छे से रिपेयर हो सकती है। डबल वाले के अंदर पे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, अगर दोनों स्ट्रैंड हमारी ब्रेक हो गई तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। देखो, रिपेयर दोनों हो सकती है, रिपेयर होने के जो चांसेस होते हैं वो दोनों के होते हैं। अगर सिंगल स्ट्रैंड भी हुआ या डबल स्ट्रैंड भी हुआ तो दोनों रिपेयर हो सकती है। जब ये रिपेयर हो रही होती है तो कुछ टाइम में तो ये हमारे पास में नॉर्मल रिपेयर हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉर्मल रिपेयर ये हमारे पास में हो जाता है। जो हम डीएनए की बात कर रहे हैं ना, जब ये एक बार हमारे पास में ब्रेक हो गया तो ये रिपेयर हो जाता है, हमारा नॉर्मल रिपेयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में किसी कंडीशन के अंदर पे ये नॉर्मल रिपेयर नहीं होता, मतलब ये अब नॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हमारे पास में अब नॉर्मल हो जाता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। ये हमारे पास में अब नॉर्मल हो जाता है, अब नॉर्मल रिपेयर,
ठीक है। एबनॉर्मल रिपेयर होने का मतलब क्या है, देखो हमारे पास में हमारे जो बेस होते हैं मान लीजिए वो इस सीक्वेंस में है, इसी सीक्वेंस में वो हमारे पास में होते हैं, लेकिन जब ये रिपेयर हुए तो अब ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से हो गया, ए हो गया, टी हो गया, लेकिन यहाँ पे जो जी था, जी की जगह पे सी हो गया और सी की जगह पे ए हो गया, जस्ट मान लीजिए। तो ये अब हमारे पास में नॉर्मल रिपेयर नहीं है, ये हमारे पास में क्या है, नॉर्मल रिपेयर ये हमारे पास में नहीं है। अब इसके बेस के अंदर पे चेंजेस आ गया, जब इसके बेस के अंदर पे चेंजेस आ गया तो यहाँ पे हमारे पास में म्यूटेशन हो गई। क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई। क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई। अब आपको तो पता ही है कि डीएनए के अंदर पे हमारे पास में जो होता है ग्रोथ कंट्रोल जीन भी होते हैं। क्या होते हैं, ग्रोथ कंट्रोल जीन भी होते हैं। क्या होते हैं, याद रखना है आपको, इसके अंदर पे हमारे ग्रोथ कंट्रोल जीन भी होते हैं। अगर हमारे पास में सेल के अंदर पे म्यूटेशन हो गया, ग्रोथ कंट्रोल जीन के अंदर पे एबनॉर्मलिटी आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगी, अब हमारे पास में यहाँ पे अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा। क्या होगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और अनकंट्रोल सेल डिवीजन हमारे पास में कैंसर है। क्या है, ये हमारे पास में कैंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास में आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास में जो है, अगर हम एक्सरे से डीएनए को डैमेज करते हैं तो उसके अंदर पे हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, सिंगल सेल से भी हमारे पास में क्या हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। और जब उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या है, जब हम डोज इंक्रीज करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ती है। और ये जो हमारे पास में लोवेस्ट डोज पे होने वाले जो चांसेस हमारे पास में है एक्सरे से, लोअर आयनाइजेशन रेडिएशन से बायोलॉजिकल इफेक्ट होने के जो चांसेस है, उसी को ही हम यहाँ पे स्टोकास्टिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोकास्टिक इफेक्ट बोलते हैं। अब ये स्टोकास्टिक इफेक्ट बाय चांस थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास में हम डोज को इंक्रीज करते हैं तो इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि हमारे पास में इसके अंदर पे क्या हो रहा है, जीन के अंदर पे म्यूटेशन हो रहा है। तो दैट मीन कहने का ये है कि हमारे पास में इसके अंदर पे हमें सोमेटिक इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है और जेनेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है, जो हमारे स्टोकास्टिक इफेक्ट्स होते हैं, स्टोकास्टिक इफेक्ट के अंदर पे सोमेटिक इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं और जेनेटिक इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब कहने का यह है, सोमेटिक इफेक्ट जो इंडिविजुअल पर्सन को होंगे जो रेफर नहीं होते हैं, और जेनेटिक इफेक्ट जो हमारे जेनरेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यही हमारे पास में है स्टोकास्टिक इफेक्ट। अब ये जो हमारे पास में स्टोकास्टिक इफेक्ट होते हैं, इसको मैं आपको एक जो है टेबल की मार्क करके कि हमारी जो डोज अगर हमारी बढ़ेगी तो किस तरीके से हमारे पास में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप समझो कि ये हमारे पास में रेडिएशन डोज है और ये स्टोकास्टिक इफेक्ट के रिस्क है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे हम डोज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास में किस तरीके से प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। देखो अगर आपके पास में 0 to 50 मिलीसीवर्ट की अगर डोज है, 0 यहाँ पे क्यों रखा गया, क्योंकि लोएस्ट डोज पे भी आपके पास में सोमेटिक इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। ठीक है, 0 to 50 मिलीसीवर्ट की अगर आपने डोज रखी तो यहाँ पे आपके जो रिस्क होते हैं वो बहुत लो होते हैं। क्या होते हैं, बहुत लो होते हैं। मान लीजिए इस डोज पे आपके पास में जो चांसेस हैं वो 1% है और 99% आपको यहाँ पे ये रेडिएशन इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब 99% बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होगा, 1% चांस है कि होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में 50 मिलीसीवर्ट से लेके 100 मिलीसीवर्ट अगर हमने डोज इंक्रीज कर दी, ठीक है, 50 मिलीसीवर्ट अगर हमने डोज इंक्रीज कर दी तो अब इसके जो चांसेस थे, जो लो चांसेस थे, वो अब हमारे पास में स्लाइटली इंक्रीज हो गए। क्योंकि डोज बढ़ गई तो हमारे जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होने के चांसेस है वो भी यहाँ पे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। देखो यहाँ पे बायोलॉजिकल इफेक्ट होने के जो चांसेस हैं, ठीक है ना, मतलब अभी यहाँ पे कोई भी हमें बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम डोज बढ़ाएंगे तो बायोलॉजिकल इफेक्ट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। डीएनए के रप्चर होने के, डीएनए के डैमेज होने के जो चांसेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास में डोज यहां पे बढ़ रही है तो स्लाइटली इंक्रीज इन रिस्क। अब हमारे पास में हो सकता है कि 20% हमारे पास में क्या हो जाए, यहां पे रिस्क बढ़ जाए और 80% हमारे पास में यहां पे अभी भी ये रिस्क ना हो। मतलब बायोलॉजिकल इफेक्ट 80% ना
हो, लेकिन 20% हो सकता है कि हो जाए। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे 100 to 500 मिलीसीवर्ट की अगर हम बात कर लें तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, नोटिसेबल इंक्रीज ये हमारे पास में हो सकता है कि हमारे पास जब हमने डोज इंक्रीज करी तो इसके साथ साथ में यहाँ पे अब हमारे पास में हमारे जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो हो सकता है हमें शो हो जाए। मतलब हो सकता है स्किन बर्न किसी को हो जाए, या फिर हो सकता है किसी के हेयर लॉस हो जाए, या हो सकता है किसी को वॉमिट आ जाए, नोजिया हो जाए। तो ये नोटिसेबल जो इंक्रीज हमारे पास में जो हमारा क्या है रिस्क है ये हमें दिखने स्टार्ट हो सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि 50% चांस है कि हो जाए और 50% चांस है कि ना भी हो। ठीक है, डोज इंक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे क्या करें, 500 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा अगर हम यहाँ पे डोज को इंक्रीज करें तो जैसे जैसे हम डोज इंक्रीज कर रहे हैं रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम ये मान लेते हैं कि 70% या 80% हमारे पास में चांस है कि हमारे पास में क्या हो, बायोलॉजिकल इफेक्ट हो। 20% नहीं चांस है कि अभी भी इसको कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास में प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे आप डोज इंक्रीज कर रहे हो, यहां पे आपकी डोज इंक्रीज हो रही है, तो आपके जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होने के जो चांसेस है, सोमैटिक इफेक्ट्स होने के जो चांसेस है, वो आपके यहां पे उसी तरीके से इंक्रीज होते हुए चले जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो अब हमारे पास में सोमैटिक इफेक्ट्स के अंदर पे स्टोकास्टिक इफेक्ट के अंदर पे सोमैटिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और जो है जेनेटिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सोमैटिक इफेक्ट्स कौन से होंगे और जेनेटिक इफेक्ट्स हमारे इसके अंदर पे कौन से होंगे। तो सोमैटिक इफेक्ट जो इंडिविजुअल पर्सन के अंदर पे होते हैं, जो हमारे ट्रांसफर नहीं होते हैं दूसरी जनरेशन के अंदर पे, उनको सोमैटिक इफेक्ट्स यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे हमारे पास में ल्यूकीमिया पेशेंट को हो सकता है, थायराइड कैंसर पेशेंट को हो सकता है, स्किन कैंसर पेशेंट को हो सकता है, जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा हम कहते हैं या मेलिनोमा हम कहते हैं। बोन कैंसर हो सकता है, ओस्टियोसार्कोमा पेशेंट को हो सकता है, स्टमक कैंसर पेशेंट को हो सकता है। ये तो कैंसर वाले हो गए। नॉन कैंसरस स्टोकास्टिक इफेक्ट हमारे पास में कौन से होंगे? रेडिएशन इंड्यूस फाइब्रोसिस। ये हमारे पास में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है रेडिएशन से, उसके लेट टिश्यू स्कारिंग हम इसको यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, कैटरेक्ट है जैसे पेशेंट हमारे पास में है, तो ये लो डोज से भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सोमैटिक इफेक्ट्स। जेनेटिक इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पे इंक्रीज रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पेशेंट को हो सकते हैं, और आने वाले बच्चे के अंदर पे भी हमें ये देखने को मिल सकता है। क्रोमोसोमल एब्रेशन देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। पॉइंट म्यूटेशन हमें देखने को मिल सकता है। पॉइंट म्यूटेशन आपको याद होगा, मैंने अभी आपको बेसल के अंदर पे चेंज दिखाया ना, तो वो चेंज को हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। मल्टीफैक्टोरियल डिजीज हो सकती है, मतलब कि ये जीन के साथ में जा सकती है, जनरेशन में जा सकती है, जैसे डायबिटीज हो गई, हार्ट डिजीज हो गई, तो ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन भी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो ये जेनेटिक स्टोकास्टिक इफेक्ट हो गए, ये हमारे सोमैटिक स्टोकास्टिक इफेक्ट हो गए। तो स्टोकास्टिक इफेक्ट आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास में वो इफेक्ट्स होते हैं, वो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे इवन जो हम लो डोज यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसमें भी हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी को हो सकते हैं। ठीक है, चांस है कि लो डोज से भी पेशेंट को क्या हो, बायोलॉजिकल इफेक्ट हो जाए। इनकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि इनके होने के कितने चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है इनकी होने की। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी डोज इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होते हुए चली जाएगी। आगे पे हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट की। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट को नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं। आर बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन दैट इंक्रीज इन सीवियरिटी विद इंक्रीज डोज एंड ओनली अकर अबाउ अ सर्टेन थ्रेशोल्ड डोज। अब यहां पे बात आती है कि आपके पास में जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट आपको तब देखने को मिलेंगे जब आपने एक थ्रेशोल्ड डोज पेशेंट को दे दी। क्या हो गई? थ्रेशोल्ड डोज। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी पेशेंट के स्किन बर्न हो गया। अब स्किन बर्न अगर किसी पेशेंट का हुआ तो वहां पे उसको उतनी अमाउंट ऑफ डोज लगी होगी। क्या होगी? उतनी अमाउंट ऑफ डोज उसको वहां पे लगी होगी जिससे उसको वो बायोलॉजिकल इफेक्ट वहां पे आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि थ्रेशोल्ड डोज से आपने उसको दिया, मतलब थ्रेशोल्ड डोज पेशेंट को लग गई, अब उसको स्किन बर्न हो गई। अब यहां पे अगर आप डोज इंक्रीज करते हो, क्या करते हो? डोज इंक्रीज करते हो, जो स्किन बर्न है, क्योंकि ये तो अब हो गया, बायोलॉजिकल इफेक्ट तो अब आपको हो गया। अब क्या करना है कि अब सिर्फ इस डिजीज की सीवियरिटी बढ़ेगी। मतलब ये पहले हल्की थी, माइल्ड थी, माइल्ड से ये ज्यादा हो गई, मॉडरेट हो गई, मॉडरेट से सीवियर हो गई, सीवियर से हो सकता है ये फैटल भी
हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में जो हमारा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होता है ये थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आपने उतनी डोज पेशेंट को दे दी जिससे बायोलॉजिकल इफेक्ट हो गए, अब उसके बाद इसकी डोज इंक्रीज करने से सीवियरिटी बढ़ती है। देखो वहां पे हमारे पास में बायोलॉजिकल इफेक्ट होने के रिस्क बढ़ रहे थे कि बायोलॉजिकल इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर पे हमारे पास में बायोलॉजिकल इफेक्ट हो गया है उस थ्रेशोल्ड डोज पे। मतलब एक थ्रेशोल्ड डोज पेशेंट को लग गई है, उसको बायोलॉजिकल इफेक्ट हो गया है। अब डोज इंक्रीज करो या ना करो, बायोलॉजिकल इफेक्ट उसको हो गया है। अब अगर डोज इंक्रीज अगर आप करते हो तो यहां पे उस कि जो बायोलॉजिकल इफेक्ट उसको हुआ है, जो डिजीज उसको हुआ है, उसकी सीवियरिटी यहां पे बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? सीवियरिटी यहां पे बढ़ेगी। तो सेम थिंग, थ्रेशोल्ड डोज एक्सिस्ट, बिलो दिस डोज नो इफेक्ट अकर। कहने का मतलब यह है कि जो थ्रेशोल्ड डोज की हम यहां पे बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको ये थ्रेशोल्ड डोज कितनी होती है, किसकी कितनी होती है, वो भी मैं आपको चार्ट के माध्यम से आपको समझा दूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आपको वो थ्रेशोल्ड नहीं लगी है, मतलब किसी पेशेंट को थ्रेशोल्ड डोज नहीं लगी है, उसको बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो दैट मीन उसकी वो थ्रेशोल्ड डोज हुई नहीं है। तो थ्रेशोल्ड डोज नहीं हुई है तो दैट मीन उससे पहले उसको कोई भी चीजें देखने को हमें नहीं मिलेगी। मतलब उससे पहले कोई भी इफेक्ट वहां पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उससे पहले तो हमारा क्या चल रहा है भाई, जो हमारा स्टोकास्टिक इफेक्ट है वो चल रहा है ना, क्योंकि वो तो लो डोज से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी को थ्रेशोल्ड डोज हो गई, किसी को बायोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, रेडिएशन लगने से किसी को बायोलॉजिकल इफेक्ट अगर हो गया, तो अब उसकी डोज अगर आप इंक्रीज करते चले जाते हो तो आपके पास में उस डिजीज की सीवियरिटी बढ़ेगी, ना कि बायोलॉजिकल इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात आपको यहां पे रखनी है डिटर्मिनिस्टिक के अंदर पे। तो स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिस्टिक में हमारा एक सबसे बड़ा क्या है, ये बड़ा डिफरेंस है। सीवियरिटी इंक्रीज विद द डोज, जैसे ही आप हायर डोज करोगे तो जो आपकी डिजीज हुई है उसकी सीवियरिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, मान लीजिए आपने एक्सरे किया पेशेंट का, ठीक है, आपने पेशेंट को एक्सरे दी। अब इसको यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड आपने यहाँ पे क्या कर दी, थ्रेशोल्ड डोज आपने पेशेंट को यहाँ पे दे दी, ठीक है। थ्रेशोल्ड पेशेंट को डोज आपने पेशेंट को दे दी। अब क्या हुआ कि इसको यहाँ पे बायोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, ठीक है, बायोलॉजिकल इफेक्ट पेशेंट को हो गया। अब बायोलॉजिकल पेशेंट को इफेक्ट हो गया तो अगर आप यहां पे क्या करते हो, डोज को इंक्रीज करते हो, मतलब यहां पे आप फिर दोबारा से पेशेंट को एक्सरे देते हो, एक्सरे की डोज अगर पेशेंट को आप बढ़ाते हो तो यहां पे आपके पास में बायोलॉजिकल इफेक्ट तो बढ़ गया था ना, तो अब यहां पे आपके पास में सिर्फ क्या होगा, जो सीवियरिटी होगी वो सीवियरिटी यहां पे इंक्रीज होगी, ना कि आपको कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट, क्योंकि बायोलॉजिकल इफेक्ट तो पहले ही हो चुका है, ठीक है। थ्रेशोल्ड डोज पे ही आपको बायोलॉजिकल इफेक्ट हो चुका है। तो अब एक्सरे डोज, अगर आप यहां पे रेडिएशन की डोज इंक्रीज करोगे तो बस उस बायोलॉजिकल इफेक्ट की सीवियरिटी यहां पे बढ़ेगी। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप किसी पेशेंट को कैंसर हो गया, ठीक है। अब कैंसर पेशेंट को हो गया, वो आपकी एक थ्रेशोल्ड थी, मतलब एक डोज पे कैंसर पेशेंट को हो गया। अगर आप यहां पे डोज को बढ़ाओगे तो कैंसर फर्स्ट स्टेज पे था, सेकंड स्टेज पे चला जाएगा। वो डोज और बढ़ाओगे तो सेकंड से थर्ड पे चला जाएगा, और डोज बढ़ाओगे थर्ड से फोर्थ पे चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कैंसर तो हो चुका था, अब कैंसर होने के चांसेस तो नहीं है ना, क्योंकि कैंसर तो पहले ही हो चुका है, बायोलॉजिकल इफेक्ट तो पहले ही हो चुका है। अब डोज इंक्रीज करोगे तो जो हमारे पास में डिजीज है, उस डिजीज के होने के मतलब उस डिजीज की सीवियरिटी अब बढ़ेगी कि फर्स्ट स्टेज से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ पे पहुंच जाएगा, सीवियरिटी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे, जैसे जैसे डोज बढ़ेगी वैसे वैसे सीवियरिटी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। टिश्यू डैमेज इन यूजुअली इमीडिएटली और विद इन अ डेज और वीक, मतलब कि हमारे पास में जब हम डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट की बात करते हैं, थ्रेशोल्ड डोज अगर किसी पेशेंट को हम दे देते हैं तो वहां पे हमारे पास में ये जो टिश्यू डैमेज होता है ये इमीडिएट भी देखने को मिल सकता है, एकदम से भी देखने को मिल सकता है, विद इन अ डे, एक दिन में, 2 दिन में भी देखने को मिल सकता है, और विद इन अ वीक भी हमें ये देखने को मिल सकता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में भी ये हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स हमारे पास में कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने
देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूं कि जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स में सिर्फ हमारे सोमैटिक इफेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर पे जेनेटिक इफेक्ट्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? जेनेटिक इफेक्ट्स नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके अंदर पे जो इंडिविजुअल डोज होती है वो डायरेक्टली पेशेंट को लगती है और पेशेंट के अंदर पे ही बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं। यहाँ पे हमें जेनेटिक इफेक्ट्स नहीं, सोमैटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारे पास में जब हमारी थ्रेशोल्ड डोज दे देते हैं तो हमारी जो माइल्ड से फैटल तक की जो हमारे पास में हम जो जब डोज को इंक्रीज करते हैं तो हमारे जो डिजीज है उस डिजीज के जो हमारे पास में सीवियरिटी होने के जो चांसेस होते हैं वो किस तरीके से इंक्रीज होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हमारे पास में हमारा बोन मैरो है। बोन मैरो सबसे ज्यादा रेडिएशन से, हमारी बॉडी के अंदर पे बोन मैरो क्या है, रेडिएशन से सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसकी जो थ्रेशोल्ड डोज होती है ये हमारे पास में 0.5 ग्रे होती है। कितनी होती है? 0.5 ग्रे होती है। उसके बाद में 0.5 ग्रे पे हमारे पास में बोन मैरो के अंदर पे बायोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो मतलब इतनी डोज के अंदर जब आपने ये डोज पेशेंट को दे दी, ये थ्रेशोल्ड डोज हो गई, तो इस पेशेंट को बोन मैरो के अंदर पे बायोलॉजिकल इफेक्ट आ गया, इसके अंदर पे लिम्फोपेनिया पेशेंट को हो गया। सिंपल सी बात है, मतलब इतनी थ्रेशोल्ड डोज पे पेशेंट को बायोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। सिंपल। उसके बाद में अगर यहां पे आप डोज को इंक्रीज करते हो, अब ये 1 to 2 ग्रे पे अगर जाता है तो अब यहां पे ये डोज इंक्रीज हो गई, तो यहां माइल्ड से मॉडरेट चला गया, माइल्ड से मॉडरेट चला गया, तो लिम्फोपेनिया से ये हमारे पास में कहां पे आ गया? अनीमिया और इन्फेक्शन पे आ गया। यहां पे भी इससे ये माइल्ड से मॉडरेट पे चला गया। फिर यहां पे आपने अगर डोज इंक्रीज कर दी तो ये फिर आपकी डोज इंक्रीज हो गई, 2 to 4 ग्रे हो गया, तो अब ये मॉडरेट से सीवियर पे चला गया। यहां पे हमारे पास में ये अनीमिया से हेमरेज पे चला गया। कहां पे चला गया? हेमरेज पे चला गया। फिर आपके पास में आपने यहां पे डोज इंक्रीज कर दी और यहां पे जो आपने डोज दी ये आपने 4 ग्रे से ऊपर की डोज आपने इसको दी, तो ये फैटल हो गया। मतलब ये अब यहां पे जो हेमरेज हुआ था वो अब यहां पे डेथ बन गई। हो सकता है कि 30 से 60 दिन के अंदर पे इस पेशेंट की डेथ हो जाए। जैसे जैसे डोज बढ़ी वैसे वैसे आपके वो जो बायोलॉजिकल इफेक्ट यहां पे हुआ था उसकी सीवियरिटी भी बढ़ती हुई चली गई। तो माइल्ड से मॉडरेट हुआ, मॉडरेट से सीवियर, सीवियर से फैटल डेथ हो गई पेशेंट की। तो इस तरीके से यहां पे अगर आप पेशेंट को इतनी थ्रेशोल्ड डोज दे देते हो तो वहां पे आपको इस तरीके से बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि जो स्टोकास्टिक इफेक्ट होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होते हैं, वो हमारे पास में किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं। तो लो डोज पे भी हमारे पास में जो है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। वो क्या होती है? बहुत कम होती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको पूरे में आप यहाँ पे इलेबोरेट कर सकते हैं। स्किन का आप देख सकते हैं, आइज का आप देख सकते हैं, लंग्स का देख सकते हैं, थायराइड का देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं और भी आप ज़्यादा वहाँ पे जाके जो है देख सकते हैं, बुक्स के अंदर पे लिखा हुआ है। तो ये आप जो है क्लियरली आप इसको यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ से डोज को इंक्रीज करते हुए चले जाओगे वैसे वैसे आपके पास में यहाँ पे सीवियरिटी इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो ये है हमारे पास में जो बायोलॉजिकल इफेक्ट, स्टोकास्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अंदर पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरीके से ये हमारे पास में होते हैं वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, देखो ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि चेस्ट एक्सरे करवाने से आपको रिएक्शन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको डरना नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि प्रोबेबिलिटी है जो हमें जाननी जरूरी है। ठीक है ना, तो स्टोकास्टिक इफेक्ट्स हमारे पास में लो डोज में भी हो सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स के लिए हमारे पास में एक थ्रेशोल्ड डोज होनी चाहिए। तो स्टोकास्टिक इफेक्ट के अंदर पे और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट के अंदर पे हमारे पास में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो स्टोकास्टिक इफेक्ट एंड डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट के अंदर पे इतना ही। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।